Hello, everyone. Good evening. Namaste to you. We welcome you all to this another episode of yet exciting Dr. KK's Med Talks Wednesdays with me, Dr. Vinny Kantru. I am a pulmonologist and critical care physician in the Indraprasth Apollo Hospitals, New Delhi. Every Wednesday, we bring you a very important topic. आज भी कुछ ऐसा ही बहुत जरूरी हम सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही अनिवार्य है हमारे डॉक्टर्स के लिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि एज अ डॉक्टर जो हमें मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं उससे कितनी परेशानी होती है। ये सब कुछ और बहुत ज़्यादा डिस्कशंस मेंटल हेल्थ के बारे में, लेकिन पहले चलते हैं हेडलाइंस ऑफ द डे पे। आज के हमारे 822nd एपिसोड की हेडलाइंस कहती हैं कि सेंटर जो है इट इज सेंडिंग अ लॉट ऑफ हेल्प टू द रीजन ऑफ टर्की वेयर अनफॉर्चुनेटली वी सॉ that there were a series of earthquakes which destroyed life to a large extent because people were sleeping at that point of time. Center sends life-saving drugs and protective items to the quake-hit Turkey and Syria. Ministry of Health and Family Welfare organized a cycle for health promoting the physical and mental health activities and the well-being of senior citizens. ये साइकिल ऑफ हेल्थ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सबको पता है फिजिकल हेल्थ के सिवा जो एक और हेल्थ होती है वो है मेंटल हेल्थ। यदि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट आना बहुत ही कॉमन हो जाता है। तो साइकिल जो है साइकिल इसीलिए कहलाया जाता है क्योंकि ये साइकिल कंप्लीट करता है हमारे हेल्थ के सर्कल को। सो हेल्थ के बारे में जब बात होती है तो दोनों मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में बात होनी चाहिए। Another news is that research has revealed that low brain pressure could be a risk factor for developing glaucoma, which means higher pressure in your eyes. So eyes के रीजन में अगर हाई प्रेशर होता है तो हमें जो है ग्लोकोमा की बीमारी हो सकती है जिससे देखने में भी परेशानी आती है। यदि आपको ऐसे सिम्टम्स हो तो अपने आईज को चेक कराना ना भूलें। Global data has shown that India is all set to usher in the new era of patient care with AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सब ने देखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह हर स्फेयर में अपना हाथ बढ़ा रही है। यही वो अपना हाथ हेल्थ केयर में भी बहुत ज्यादा जो है अपने पैर और हाथ पसार रही है। लेकिन ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि एआई सिस्टम्स अगर इंटीग्रेट करते हैं हेल्थ सिस्टम्स के साथ तो हमें बहुत जो है मदद मिलती है पेशेंट्स को और हेल्प करने में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन पुणे हैव स्टार्टेड ऑफरिंग नेजल कोविड वैक्सीन्स। हमने देखा नेजल कोविड वैक्सीन्स किस तरह से अवेलेबल हुई थी। 26 जनवरी को ये पोर्टल पे आई थी, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कोविड के केसेस है अभी कम है इसलिए इसका पिकअप इतना नहीं देखा जा रहा है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जो पुणे में है वहां पे देखा गया है कि बहुत सारे लोग इसको ऑप्ट कर रहे हैं। काफी सेफ और एक अच्छी वैक्सीन ये साबित हो सकती है कोविड के प्रोटेक्शन के लिए और दूसरों की तरफ कोविड की बीमारी को फैलाने में कम करने के लिए। चलते हैं आज के टॉपिक ऑफ द डे पे। हमारा आज का टॉपिक है डिप्रेशन एंड बर्नआउट अमंग्स द मेडिकल प्रोफेशनल्स, द टॉपिक ऑफ द डे। आज का टॉपिक जो है मैं अपने स्पेशल गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। हमारे आज के गेस्ट हैं वेरी स्पेशल डॉक्टर अविनाश डिसूजा। नमस्ते। Namaste, Dr. D'Souza. Thank you so much for sparing your valuable time and connecting to us for yet another exciting and important topic, जो कि मुझे बहुत I am able to connect with this topic क्योंकि मुझे भी बहुत जानकारी पानी है डिप्रेशन और जो बर्नआउट होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंदर उसके बारे में जानने में। लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूं डॉक्टर अविनाश डिसूजा जो हैं। ही इज अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट विद अ प्राइवेट प्रैक्टिस इन मुंबई। ही हैज अ वॉपिंग नंबर ऑफ 300 पब्लिकेशन
in national and international journals. He's one of the few psychiatrists who, besides psychiatry degree, has a degree in MBA in human resource development, a master's in psychotherapy and counseling, and an MPhil in psychology. So इतनी सारी degrees और इतनी सारी knowledge के साथ, thank you so much for connecting to us, Dr. D'Souza. आज का टॉपिक बहुत ही अनोखा और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि डिप्रेशन और बर्नआउट अमंग्स द मेडिकल प्रोफेशनल्स। सो डिप्रेशन तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये बर्नआउट क्या होता है? व्हाट इज बर्नआउट? Burnout is a condition where a medical professional may sometimes feel a lack of interest in his work. उसको काम में रुचि नहीं लगेगी. He may not want to go to work. He may feel fed up, tired. He may get irritable at times. He may feel upset. He may feel that I just don't want to be here. I want to run away from here. And the things that used to interest him earlier at work don't interest him. And he may say, I don't want to see the same cases. I don't want to see the same patients. I don't want to do this. I don't want to do that. So that can come in, and that can come in at any stage. It can come in earlier in your medical career. It can come up in the middle phase of your medical career. It can come up in the later phase of your career. So it's not necessary कि ये हमेशा बुजुर्ग डॉक्टर्स में ही हम देखें. ये जवान डॉक्टर्स में भी देखी जा सकती है. And the main reason for it is overwork. हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं. And we don't have time for ourselves, and we don't rest. We also let our sleep get impacted. We also let our physical, I would say, makeup get affected. And that is the reason why burnout occurs. राइटली सो. सो ऐसी कंडीशन मेरे साथ बहुत ज़्यादा बार होती है, क्योंकि मेरा मन करता है कि बार बार मैं ऐसे तरह के पेशेंट्स जो है ना देखूं. आई मस्ट से कि ये ऐसी फीलिंग्स बहुत ही कॉमनली मुझे कोविड के टाइम्स पे हुई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखते देखते मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि आई वांट टू रन अवे फ्रॉम हियर. सो बर्नआउट मीन्स कि आप अपने काम से इतना थक गए हैं कि सारी रुचि जो काम की है वो खत्म हो गई है. अब आते हैं हम इनके रीजंस पे. क्या ऐसा होता है जिन लोगों में पहले से डिप्रेशन के लक्षण होते हैं, उनमें ये ज्यादा कॉमन है, या फिर कभी भी ऐसा हो सकता है, या कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये कॉमन हो जाती है, और इसके लिए हमें पहचानने के लिए क्या करना चाहिए? तो जिनमें पहले से ही डिप्रेशन एंजाइटी की तकलीफ है, उनमें इसके होने के चांसेस ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है. डिप्रेशन और बर्नआउट हैंड इन हैंड होता है. इसके कॉजेज ये है कि अगर इंसान को डिप्रेशन हो तो बर्नआउट होने के चांसेस ज़्यादा है. ओवरवर्क इज अनदर फैक्टर. लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, पुअर फैमिली स्ट्रक्चर, lot of interpersonal problems at home with the spouse or family is a factor. Unsatisfaction with work, unsatisfaction with quality of life. People who work in professions where mortality and morbidity is higher are more prone to burnout, because you get fed up after a period of time. People who are also young and overworked are more prone to burnout. People who do not take adequate rest is probably more prone to burnout. And I think what's very also important is, I think doctors who are single and do not have support are also more prone to burnout. Those who drink alcohol, those who smoke as a means of coping for their problems are also more prone to burnout. And I think even if you have a family history of depression or anxiety, you're more prone to burnout. All right. So there are a few risk factors which Dr. D'Souza has just enumerated. And also, if you have a previous history of depression, you might be more prone to burnout. So इसके लक्षण तो हमें पता लग गए कि किस तरीके से आप अपने काम में इंटरेस्ट लूज करेंगे. हमें एज कोलीग्स अगर किसी दूसरे व्यक्ति को, या हमारे डॉक्टर कोलीग्स को, या नर्स कोलीग को, पैरामेडिकल स्टाफ को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो किस तरह जो है हमें अपना फिंगर रेज करना चाहिए. What should be the alarm symptoms that we should be raising a finger and getting these people checked? The first thing is that we should have a lot of burnout awareness programs in the health sector, at a doctor level, at a nurse level, at
a staff nurse level, at a ward boy level. It has to be done at all levels. What's very important is that everybody has a problem, but no one wants to talk about it. The stigma of mental health is so much that no one wants to talk about it. So we should have people who openly discuss this and are not afraid to say, okay, I feel I'm getting a little bored, I'm getting a little irritated, I'm getting a little upset. So there's a chance that I'm probably suffering from a burnout. So I need a break. And they should take a break. It's something which is, I think, very, very essential. What's also important is that I think doctors shouldn't always think of work, 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 and money as everything, and they have to, get a little complacent that okay, let's take some time off for ourselves. It's very, very important. Don't do it for anyone. Just do it for yourself. And there are certain fields, of course, like psychiatry, surgery, internal medicine, where you're busy around the clock in different ways, and that can also sometimes be a risk factor for burnout. But one has to spend a lot of time with yourself, the family, close ones, loved ones, to sort of gain protection. Right. Like we said, there is a lot of stigma attached to the mental health. So, are there any laws which are available in our country? If somebody, some of the doctors suffers a burnout, is there a law protection which says that your work is not going to be taken or snatched away from you? Because many of the people might think that if I tell my organization that I am suffering from a burnout, I'm suffering from depression, I might lose my job. No, so the stigma is always there. I think it has always been there. No one accepts a psychiatric diagnosis very easily. But and burnout, the fear is of losing your job. Now, one of the things is that in a doctor's job, the chances of the scope for error is very less. So there's always going to be this heightened perception that I have to do everything right, and even if the doctor is old, he has to do everything right. So this is what invariably leads to the problem. So doctors need to eat, need to sort of maintain a regular diet, which is very important. They need to sleep well. They need to do all this, and and the most important factor is doctors don't laugh. They need to laugh a lot. It's very important. They need to laugh, smile, mix with other colleagues, mix with other social groups, because isolation and loneliness is also a major factor in burnout. And I think the stigma is there. No one wants to seek help. No one wants to be labeled as being depressed or sad or anxious. So I've had a lot of times in hospitals where people have met me in a corridor. They've told me hum baad mein OPD mein aayenge, but they never turn up. When you go and meet them, they're very happy to talk to you in their chamber, but they don't want to be seen entering your chamber. So that's there. And psychiatry has always been the Cinderella of the medical sciences, as I say. So it's only in COVID that psychiatry came to the fore, and mental health awareness increased and people began to seek help. So if you are afraid of the stigma, you're right, you're not alone. There are people who are afraid of it, but you can learn to seek help online so that at least some help is sought. So I think we all need to overcome that stigma that depression is a very common illness. They say 1 in 3 people are depressed. So I say, look to your left, look to your right. If the two are happy, then it's you. That's how common it is. So we need to, overcome that stigma. I always tell doctors that whenever they come to us and if we prescribe medication, they always say, koi side effect to nahi hai, addicted to nahi ho jayenge. That's the myth they have. And I always say, if you went to a cardiac surgeon or you went to a nephrologist or you went to a chest physician like madam, and they said, you have this problem. And I said, you take TB medication for 9 months, you won't question. But to take one antidepressant for 3 months is a big worry. So that's the difference. Yes, you're right, sir. A lot of stigma attached both to the diagnosis as well as the medication which they have to take. So they think that if they are on depression medication, that means they are labeled for life, that they have this mental health condition, and people are going to judge them. It's very, very common with mental health There's problems. there's one point I will just raise here, that many a times doctors feel that if they come to us,
that the confidentiality of their illness will be lost, and that we may speak and tell other colleagues, but it's very important for them to know that a psychiatrist carries a lot of secrets, but he never reveals any of them. So and it's never going to happen that others are going to know that you are ill. So please seek help at the earliest. Right. This is very, very reassuring because you think if your other colleagues come to know about your condition, they might judge you. बहुत अनिवार्य होता है कि यदि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या बर्नआउट हो रहा है, कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपके दूसरे कोलीग्स या फैमिली मेंबर्स या आपके अपने ही आपको बोलेंगे या जज करेंगे कि अरे ये क्या हो गया, आपको ये कंडीशन कैसे हो गई। लेकिन डॉक्टर डिसूजा ये आपको जताना चाह रहे हैं कि ये जो जितने भी सारे साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनसे आप हेल्प सीक करेंगे, उनमें ये कॉन्फिडेंशियलिटी रखने की एक जो शपथ होती है, वो कभी नहीं जाती क्योंकि आप जितनी भी चीज़ें उनसे डिस्कस करेंगे, वो आपके और उनके बीच में रहेंगी और आपके कोलीग्स तक कोई भी बात नहीं पहुँचेगी। तो रादर दैन बीइंग इन डिप्रेशन एंड सफरिंग लॉन्ग इन डिप्रेशन, प्लीज अपने इस कंडीशन को डिस्कस करिए अपने कोलीग्स के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ और साइकियाट्री हेल्प लेने से प्लीज ना हिचकिचाएं। जैसे हमने जाना कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं बर्नआउट या फिर डिप्रेशन इन डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के। हम जानते हैं कि इसके तोड़ क्या हैं, यानी कि व्हाट आर द सर्टेन काइंड्स ऑफ things which we can as healthcare professionals do to avoid these conditions altogether। इसकी तोड़ क्या है या इसका जो solution है वो कैसे हम करें? So I think one is eliminate isolation, be social, it's very important. Form your own friend groups amongst doctors who you can also talk to. If you need counseling, you need counseling. Don't hesitate to go for counseling. If you feel that there are family factors that cause a problem, treat the family factors. If there is a husband spouse issue that needs to be handled, if there are any other factors like financial factors that are worrying, then one needs to look at that. If there are disease related factors, that is the person's physical health of the physician is affected, that needs to be treated. If there are mental health related factors, that also needs to be managed. So seek help for your mental health problems early. It will prevent burnout. In today's era, mental health problems are very treatable. They're very help is very accessible. So seek help and prevent burnout from happening. And lifestyle modification, walk 1 hour, exercise, yoga, mindfulness, there are many things which can be done. All right. So all the things which we are told in every sphere of health, that lifestyle modification is very, very important. Unless you do certain kind of physical activity, your physical health and mental health is not going to be optimal. Very, very important to have a physical activity daily in your life एंड ऑल्सो द मी टाइम। ये मी टाइम क्या होता है डॉक्टर डिसोजा और इसको कैसे हम जो है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं? सो मी टाइम ऐसा टाइम होता है जहां आपके मन में जो है आप करो। अगर आपको नेटफ्लिक्स पिक्चर देखना है देखिए, अगर आपको कलरिंग करना है कीजिए, म्यूजिक सुनना है सुनिए, डांस करना है डांस कीजिए, वॉक लेना है वॉक लीजिए। अगर बट वो टाइम आपका अकेले का टाइम है जहां आप थोड़ी जिंदगी पे रिफ्लेक्ट कर सको। आप अपनी जिंदगी को देखो किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या सही है गलत है, प्रोग्रेस आपकी देखो सही है गलत है, और उस हिसाब से आपके आगे के कुछ महीनों के सालों की प्लानिंग आप करो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये मी टाइम बहुत जरूरी है। अगर आप कठिन प्रोफेशंस में हो, जैसे साइकियाट्री में हम पूरा दिन लोगों का दुख दर्द समझते हैं सुनते हैं, तो ये मी टाइम बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा अपने साथ समय बिताए। बट मी टाइम और फैमिली टाइम कॉम्पनसेट दोनों नहीं होना चाहिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका स्केड्यूल एकदम करेक्ट बनना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक जो मी टाइम है, पीपल हैव टू रियलाइज दैट इट इज मी टाइम, इट इज ओनली यू, इट डजंट इन्वॉल्व फैमिली। तो वो मी टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है।
बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं मी टाइम को फैमिली टाइम के साथ, लेकिन जैसे डॉक्टर डिसोजा बता रहे हैं कि मी टाइम आपका अपना टाइम होना चाहिए जिसमें कुछ और नहीं, आप केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुलिंग एट वर्क। हमने देखा है बुलिंग बहुत कॉमन होती है, हर प्रोफेशन में होती है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि डॉक्टर्स के जो बुलिंग होती है ज्यादा होती है, बिकॉज कंपटीशन का जमाना है, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे एमबीए वर्ल्ड हो या फिर डॉक्टर्स हो, तो कंपटीशन हर जगह है। क्या इस रेस में कहीं हम अपने आप को खो देते हैं और क्या ये कारण बनता है हमारे बर्नआउट का, और इसको कैसे हटाया जा सकता है? हम बिल्कुल अपने आप को इस रेस में खो देते हैं, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में भागते हैं जहाँ सब लोग भागते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम कुछ अलग करें, अलग बनाएं, अलग सोचें। कई बार हमने ये भी देखा है कि अ, अ, लोग आइसोलेशन में प्रेफर करना पसंद करते हैं। कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि आप बात कीजिए, बताइए, तो बोलते नहीं, मुझे नहीं बताना है। तो ऐसे में आदमी इलाज कैसे करे अगर आप नहीं बताओगे? आप अपना दुख दर्द बांटोगे तो ही उसका सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन आप अगर दुख दर्द नहीं बांटोगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये बहुत अहम फैक्टर्स है। मेरा एक और सोच इसमें ये भी है कि अ, कई बार हम देखते हैं, सोचते हैं कि मदद चाहिए, हम डॉक्टर के रूम तक पहुंच जाते हैं बट फिर पलट जाते हैं। तो थोड़ा अपने आप के इनिबिशन को दूर कीजिए, अपने आप के डर को दूर कीजिए और तुरंत हेल्प सीख करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फैमिली डॉक्टर, चाहे फैमिली इलनेस हो, मतलब मेडिकल फिजिकल इलनेस हो या मेंटल इलनेस हो, दोनों का इलाज होना बहुत बहुत जरूरी है। मैं एक और चीज यहाँ पे ये भी कहूंगा कि अगर बहुत ज्यादा शराब पी जा रही है डॉक्टर से, या बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहे हैं, तो उसकी कटौती होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, क्योंकि ये एडिक्शन वाले जो जितने भी पदार्थ होते हैं इनिशियल हाई देते हैं, लेकिन लेटर ऑन योर ब्रेन इज डिप्रेस्ड ड्यू टू दीज एक्टिविटीज एंड दे हैव अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉजेशन ऑफ कैंसर। बहुत तरीके के कैंसर होते हैं जो अल्कोहल से रिलेटेड होते हैं। यदि आप अल्कोहल का सेवन एक ऐसी क्वांटिटी में कर रहे हैं जो आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर रही, तो बहुत ही खराब हो सकता है आपके शरीर के लिए। यही सत्य है स्मोकिंग के लिए भी। स्मोकिंग से रिलेटेड कई सारे कैंसर्स होते हैं, जिसमें मुंह का कैंसर, आपकी फूड पाइप का कैंसर, आपके स्टमक का कैंसर, और यहाँ तक कि आपके ब्लैडर जो आपकी यूरिन को कंटेन करता है, उसका भी कैंसर शामिल है। तो प्लीज इन सब चीजों से दूर रहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। मैं अपने सारे श्रोताओं को जो हमें सुन रहे हैं, स्पेशली डॉक्टर कम्युनिटी को, ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। आई विल गेट बैक टू यू एंड ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज। वी विल गेट बैक विद द सॉल्यूशंस एंड एवरीथिंग एल्स। इसके अलावा डॉक्टर डिसूजा से पूछते हैं कि हमारे यंग डॉक्टर्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं प्री मेडिकल टेस्ट, हमने उनमें भी देखा है कि काफी तरीके के प्रॉब्लम्स है, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सो मच ऑफ सिलेबस टू बी कवर्ड, and as far as the governmental issues are concerned regarding the delaying of exams, so much of competition, how can we buck them up? उनके लिए कुछ पॉजिटिव शब्द। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस या एमबीबीएस का एंट्रेंस दे रहे, हम उन पे रोज ये उनको नहीं जताए कि वो एंट्रेंस दे रहे, प्रेशर उन पे है, आप ये चाहते हो, वो चाहते हो। आई थिंक बच्चे का परफॉर्म करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे को सपोर्ट दीजिए, देखिए कि वो सब प्रकार की चीजें कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बहुत सारे ट्यूशन में डाल के बम्बार्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि एक क्लास जहाँ सब कुछ हो बेटर है। कई बार हमने ये भी देखा है कि अक्सर बच्चों से भी ज्यादा माँ बाप का प्रेशर उन पे होता है। तो मैं सभी डॉक्टर से आग्रह करूंगा कि अगर आपने बच्चे को रुचि नहीं है तो उसे मेडिकल में जाने के लिए धक्का मत दीजिए, और अगर वो नहीं जाता है तो प्लीज उसको प्यार करना कम मत कर दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे बाद एक लेगेसी चालू रहे। हम अपनी हमारी जिंदगी अपने हिसाब से अभी भी जी सकते हैं। जी बिल्कुल।
और किसी को भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज़ अ नेक्स्ट टाइम। लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं होता। यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, तो उसकी वजह से सुसाइड करना एक सॉल्यूशन नहीं है। प्लीज़ इसके बारे में सोचिए भी मत। डॉक्टर डिसूज़ा, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि आपने एक वाइटल टाइम निकाल के हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमसे डिस्कस किया है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले वेडनेसडे को। तब तक के लिए जय हिंद। और हमारी तरफ से एक छोटा-सा उपहार, एक सर्टिफिकेट जो प्रतीक हमें अभी दिखाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड जय हिंद। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।